करके भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। आपको बता दें कि सरकार ने अब की बार एमएसपी पर सीजन के लिए 72 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। जबकि मंडियों की बात करें तो गेहूं खरीद के लिए 416 और सरसों के लिए 112, जौ के लिए 25, चना के लिए 11, मसूर के लिए 7 मंडियां तय की गई हैं। इतने प्रबंध के बावजूद भी विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। नायब सिंह सैनी ने इस खरीद को लेकर के विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। आज तो शाम की रैली से विपक्ष के इन आरोपों पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों की खरीद का सीजन चल रहा है, हम किसानों के दाने दाने को खरीदने के इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष हमारे प्रबंध से परेशान है। किसानों की चिंता सरकार कर रही है, विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है, कांग्रेस की नहीं। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि मंडियों में किसान के सरसों एमएसपी से ज्यादा पर बिक रही है और सीएम सैनी ने यह भी कहा कि एक हफ्ते के अंदर 2500 पटवारियों को वो फील्ड में भेजेंगे। वहीं विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को मंडियों में भेजने का फैसला किया है। दिल्ली में हुई कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में विधायक की ड्यूटी मंडी में लगाने का फैसला किया गया है। उधर कांग्रेस के साथ ही इनेलो ने भी कहा है कि उनके कार्यकर्ता मंडियों में जाएंगे और किसानों से बात करके उनकी समस्याओं को सुनेंगे और अधिकारियों से बात करके उसका समाधान भी करवाएंगे। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल। अब सवाल यह है कि किसानों के नाम पर आखिर ये सियासत क्यों है? विपक्ष को अपनी चिंता है या वाकई में किसानों की? क्या कांग्रेस और इनेलो में एक दूसरे से मजबूत दिखने की होड़ है? और किसानों के नाम पर ये जो राजनीति है वो आखिर कब तक होती रहेगी? और किसानों के सहारे हो रही सियासत के क्या मायने हैं, आज इसको समझेंगे। अनाज आ रही है, गेहूं और सरसों आ रहा है। पिछले साल धान का घोटाला हुआ, कहीं आलू का घोटाला हुआ, किसान को उचित भाव नहीं मिलता। उसके लिए सबसे ये आग्रह किया है, ये फैसला किया है सीएपी में, जो जो मंडियां हैं वहां जाएं और किसानों के साथ खड़े हों, उनकी आवाज़ उठाएं, जहाँ की जाति के वो वहाँ पर उठाएं। अनाज आ रही है, गेहूं और सरसों आ रहा है। पिछले साल धान का घोटाला हुआ, कहीं आलू का घोटाला हुआ, किसान को उचित भाव नहीं मिलता। उसके लिए सबसे ये आग्रह किया है, ये फैसला किया है सीएपी में, जो जो मंडियां हैं वहां जाएं और किसानों के साथ खड़े हों, उनकी आवाज़ उठाएं, जहाँ की जाति के वो वहाँ पर उठाएं। मुख्य मामला है वो है परचेज सेंटर का, जो इन्होंने शर्तें लगाई है गेहूं की खरीद के ऊपर। इस तरह से आपको ट्रैक्टर ट्राली का नंबर देना होगा, उसके बाद मंडी में जाकर के गेट पास लेना होगा, आपको बायोमेट्रिक जो है उसको लेकर के अंदर जाओगे, 3 लोग उसमें आपको नॉमिनी होंगे। हमने कहा भी ये सारी शर्तें जो है क्यों लगाई गई है? गेहूं की परचेज पे इस तरह की शर्तें कभी भी नहीं थी। दूसरा जो मंडियां थी, जो सेंटर बने हुए थे, परचेज सेंटर जिनको फोकल पॉइंट भी कह देते हैं, वो सारे के सारे लाइसेंस जो है इन्होंने, मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं सारे लाइसेंस रिन्यू करवाऊंगा और परचेज सेंटर ज्यों के त्यों रहेंगे। आज की तारीख तक कोई मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब नहीं आया, जो आश्वासन दिया उसको तक पूरा नहीं किया। तो हम अपने केंद्र बनाएंगे मंडियों के अंदर, ताकि किसान को किसी किस्म की समस्या आएगी तो आकर के हमारे से संपर्क करेगा और हम उसकी खुल करके मदद करेंगे। हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। आज फिर मैं आपके माध्यम से सरकार को इस बात के लिए चेताना चाहता हूँ कि या तो तुरंत फैसला ले सरकार इसके ऊपर, तुरंत लाइसेंस जारी करे आड़तियों के, और परचेज सेंटर जो है उनको चालू किया जाए। उन पर सारी सुविधा सरकार की तरफ से होनी चाहिए। किसान के लिए पानी की सुविधा हो, किसान के बैठने के लिए टेंट हो, उसमें उसको दिक्कत नहीं हो, बिजली की वहाँ पे बंदोबस्त किया जाए, जनरेटर लगाए जाए, बिजली नहीं हो तो जनरेटर की सुविधा हो। ये सारे काम सरकार तुरंत प्रभाव से आश्वस्त करे, लागू करे और मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को अवगत कराने का काम करे। सर, किसान को लेकर के हमारी पार्टी की तरफ से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे और सरकार को इतना मजबूर कर देंगे जैसे पेंशन के लिए मजबूर किया था, उसी तरीके से मजबूर करेंगे और सरकार को घुटनों के बल लाकर के खड़ा करेंगे। साथियों, मुझे खुशी है आज हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो ई खरीद शुरू की है, उस ई खरीद के माध्यम से 12 लाख हमारे धान के किसान
जिनकी फसल मंडी में आती है 48 घंटे के अंदर सीधा पैसा मेरे किसान के खाते में पहुंच जाता है। हमने 1,64,000 करोड़ रुपया साथियों उनके खाते में अब तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है, इस समय रबी की फसलों की खरीद का सीजन चल रहा है। हमने इसके दाने दाने की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मेरे जो विपक्षी साथी हैं उनको बड़ी चिंता हो रही है। कोई ट्वीट कर देता है, कोई प्रेस में बोल देता है, झूठ फैला देता है, कहा जी बारदाना नहीं खरीदा। भाई चिंता अपनों नहीं है, चिंता हरियाणा सरकार को है। एक एक किसान का एक एक दाना हरियाणा सरकार खरीदेगी और उसकी व्यवस्था की जिम्मेवारी भी ये हरियाणा सरकार की है, ये कांग्रेस की नहीं है, विपक्ष के लोगों की नहीं है, ये हमारी सरकार की है। साथियों, हमने 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू की है। मुझे खुशी है, हम ध्यान रख रहे हैं इस बात का। आज मेरे किसान की सरसों की फसल भी एमएसपी से ज्यादा वो मंडी के अंदर बिक रही है। साथियों, हमने कहा है किसी भी किसान की फसल एमएसपी से कम नहीं जाएगी, उसको एमएसपी तक खरीदने की गारंटी ये मेरी सरकार की है। साथियों, हम इसको लेकर के काम कर रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैंने भी खुद खेती और किसानी की है। मुझे मालूम है कि किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। इससे मेरे किसान की अगर फसल का खराबा होता है तो हमारी सरकार किसान के दुख दर्द को साझा करने के लिए फसल अगर उसकी खराबा होती है तो उसके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। साथियों, अभी मैंने पिछले दिनों अभी किरण चौधरी जी आप लोगों को पूछ रही थी कि किन किन लोगों का मुआवजा आया है। मुआवजा हमने भेजा है, हमारे पास नीचे पटवारी ने या तहसीलदार ने नीचे से जो रिपोर्ट बना करके भेजी है उस आधार के ऊपर जो खराबा हुआ था उसका हमने मुआवजा पहुंचाने का काम किया है। साथियों, अब हमने इसको और अपग्रेड किया है। मुझे खुशी है बताते हुए, अभी एक हफ्ते के अंदर हमने जो पीछे भर्ती किया था 2500 पटवारियों की, उनकी वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। एक हफ्ते के अंदर 2500 पटवारी हरियाणा के एक एक कोने के अंदर वो जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि वो किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदेगी और अब चूंकि कल से आप देख रहे हैं कि गेहूं की भी खरीदी शुरू होनी है, तो ऐसे में विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसके मायने क्या है? क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि मंडियों में इंतजाम नहीं है, बारदाने की कमी है, जो नए नियम लाए गए हैं उससे भी किसानों को परेशानी हो रही है। लेकिन असल स्थिति क्या है इसको समझते हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। संदीप हिंदुस्तानी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। संदीप हिंदुस्तानी जी, स्वागत है आपका। सुमित गौड़ जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुमित गौड़ जी, आपका स्वागत है। विजेंद्र रेड्डी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता है। विजेंद्र रेड्डी जी, आपका स्वागत है। और राकेश बैस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप किसान नेता हैं। राकेश बैस जी, आपका भी स्वागत है। राकेश जी, चूंकि ये विषय जुड़ा हुआ किसानों से है इसलिए चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे करूंगा। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, सरकार ये कह रही है कि हम किसानों का जो फसल का एक एक दाना है वो खरीदेंगे। विपक्ष का ये कहना है कि बहुत सारी समस्याएं हैं मंडियों के अंदर, किसानों को उनका एमएसपी नहीं मिल रहा, बारदाने की कमी है, जो नए नियम लाए गए हैं उससे भी किसान परेशान है। असल स्थिति क्या है? चूंकि आप किसानों के बीच में हैं, आप किसानों से जुड़े हुए हैं, क्या फसल सही तरीके से खरीदी जा रही है या इसमें दिक्कतें हैं? राकेश जी, देखिए, आज जो माहौल है, दो तरह के नेता जो है आज बयानबाजी देते हैं। एक नेता होते हैं अखबारी, एक नेता है जो जमीनी हकीकत को जानते हैं। मैं देख रहा हूँ आज सत्ता पक्ष केवल अखबारी बयानबाजी में ज्यादा उलझा हुआ है, जबकि हकीकत में काफी दूर है इन चीजों से। यदि हम बात करें कि आज मंडियों में व्यवस्था की बात, आज सरसों की खरीद 28 तारीख से शुरू हो चुकी है। आप सरकार ये बयान जारी करे या श्वेत पत्र जारी करे कि कितनी मंडियों में उन्होंने सरसों की खरीद शुरू कर दी है। अभी काफी मंडियां ऐसी हैं जहां सरसों की खरीद शुरू नहीं हुई है, एक बात। दूसरी बात, जो बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया है
उसमें भी किसानों को काफ़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये बायोमेट्रिक लाया क्यों गया, इसके पीछे थोड़ा कारण जानना पड़ेगा। इसके पीछे था धान घोटाला। धान घोटाले से सबक सीखते हुए सरकार ने बायोमेट्रिक लाने की जो है इच्छा जाहिर की किसान के ऊपर। एक मैं कहूँगा कि घोटाला करने वाले घोटाला कर गए, उसकी सजा किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है। यदि हम घोटाले की बात में थोड़ी सी करूँगा, सबसे पहले आया था कृषि विभाग घोटाले के अंदर। हमें यह समझाया गया कि मेरी फसल मेरे ब्यौरे के तहत आपने बताना है सरकार को कि आपने क्या फसल किस एकड़ में बीजी हुई है। टोटल हरियाणा में धान की जो पैदावार हुई वो 28 लाख एकड़ में हुई, पर पोर्टल को जो वेरिफिकेशन कर दी वो 30 लाख एकड़ की कर दी। क्या सरकार ने जानने की कोशिश की 2 लाख एकड़ कहां से आया? 6 जिले ऐसे थे जिनमें पोर्टल कर दिया गया धान का, और दाना एक दाना भी खरीद नहीं हुआ उन 6 जिलों में। उसके बाद जो है वो जिले कहां बिके जी। चलिए, राकेश जी से लग रहा है शायद मेरा संपर्क टूट गया है, कुछ तकनीकी समस्या है। मैं संदीप जी आपका रुक कर रहा हूँ। संदीप जी, चूंकि जो बात राकेश जी ने कही उसी से शुरुआत कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि ज़मीन की जो असल हकीकत है उससे दूर हैं और इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप बताइए कहाँ खरीदी जा रही है फसल, और समस्याएं हैं बायोमेट्रिक को लेकर के भी किसान परेशान होने वाला है। संदीप जी। आयुष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। देखिए, अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट सुनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो स्वयं एक किसान परिवार से आते हैं, तो किसानों को क्या पीड़ा है वो भली भांति परिचित है, और विपक्ष इसके बारे में क्या बयानबाजी करता है वो एक दूसरा विषय है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जो 24 फसलों पे एमएसपी दे रहा है। पूरे देश में पहला ऐसा प्रदेश है जो 24 फसलों पे एमएसपी दे रहा है। और आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे एमएसपी से ज्यादा के रेट पे भी फसल खरीदी जा रही है। अब ये साथी भाई बोल रहे थे कि सरसों की खरीद नहीं हो पा रही। गेहूं की खरीद के लिए भी आपने बताया कि गेहूं की खरीद के लिए लगभग 416 मंडियां डिसाइड की गई है। सरसों की खरीद के लिए 112 मंडी डिसाइड की गई थी। तो हमारे किसान भाइयों को कोई भी दिक्कत ना हो। और जो डिजिटल की बात की गई है, विपक्ष के नेता की एक मैं बात सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि इनकी क्या सोच है, किस तरीके का ये हरियाणा चाहते हैं। हमने बात की है बायोमेट्रिक की, हमने बात की है जो ट्रॉली होगी उसके रजिस्ट्रेशन की, हमने बात की है गेट पास की। विपक्ष के नेता ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये हरियाणा को फिर से 2000 के काल में धकेलना चाहते हैं, जहां किसान मंडी में आता था और 10-10 दिन तक मंडी के बाहर किलोमीटरों लंबी लाइन लगी रहती थी। उसकी फसल मंडी के बाहर ही बेवजह जब बेमौसम बरसात हो जाती थी उसी में भीग जाती थी। उसके फसल को खरीदने वाला कोई मंडी में होता नहीं था। लेकिन ये नायब जी की सरकार है, 48 घंटे के अंदर इसी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से किसानों के एक एक दाने की खरीद हो रही है और 48 घंटे के अंदर उसका भुगतान किया जा रहा है। लेकिन अब विपक्ष के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। अब इनको समझना चाहिए कि नया हरियाणा है, अब हरियाणा विकसित हरियाणा बनने की तरफ अग्रसर है, तो इनको ऑनलाइन की महत्ता समझनी चाहिए, इनको डिजिटल की महत्ता समझ आनी चाहिए। अब पुराने वाला हरियाणा नहीं रहा जिस समय ये लूट नहीं, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी समस्याएं हैं संदीप जी। देखिए संदीप जी, उसमें कुछ तकनीकी समस्याएं, जैसे किसानों के बायोमेट्रिक में समस्या। संदीप जी, किसान जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो बहुत समय से खेतों में काम कर रहे हैं, उनके अंगूठे या जो थंब इंप्रेशन है उसमें समस्या आ जाती है। ट्रैक्टर की बात आपने की, बहुत सारे कुछ पुराने ट्रैक्टर्स हैं, नंबर्स वो कैसे होंगे और उसको कैसे फिर वो अपलोड करेंगे, उसमें समस्या है। तो ये जो टेक्निकलिटीज हैं उसमें किसान फिर उलझ जाता है ना, फिर वो अपनी फसल लेकर के जाए बेचे, या वो इन टेक्निकलिटीज में फंसा रहे, और कौन उसकी मदद करने के लिए आएगा? नायब जी की सरकार है, यहाँ पे हर समस्या का समाधान है। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता।
लेकिन ये जो भी चीजें एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, ये किसानों के हितों को ध्यान में रख के अपनाई जाती है। मेरा नहीं तो आप सवाल ये देखते थे है, पहले के समय में ऐसी चीजें नहीं होती थी। मेरा किसानों सवाल की ये है, फसल को किस प्रकार से बिचौलिए खरीद लिया करते थे। 22 लाख एकड़ जो है किसानों ने धान तो पैदा की थी, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद तक भी और उनकी 30 पेमेंट लाख नहीं कैसे हुआ हुई है? करती थी। ज्यादा हिंदुस्तान नहीं की नहीं, किसानों एक को मिनट अपना पैसा लेने के राकेश लिए जी भी मैं आऊंगा, भटकना एक एक पड़ता करके था। सबकी बात आए पहले। हाँ। कितने लोगों के जैक लगवाने पड़ते थे। आज महज 48 घंटे के अंदर इसी डिजिटल भुगतान से उसके खाते में पैसा आ जाता है, किसी की सिफारिश नहीं होती। पहले किसान महज कागजों तक सीमित था आयुष जी। आज ठीक है, किसान तो आप ये कह रहे हैं संदीप जी मोबाइल कि में, ये जो टेक्निकल आज समस्याएं हैं किसान भी, के उसके मोबाइल में समाधान वो को भी सारी आप लोग चीजें हैं, तैयार हैं, उसके लेकिन मुझे घर लगता है कि इसमें बैठो थोड़ा उसके गौर खाते करना में पड़ेगा पैसा संदीप जी पहुंच आप रहा है। लोगों को, क्योंकि ये समस्या आ रही है, प्रैक्टिकली भी परेशान हो रहे हैं लोग। सुमित जी। आयुष जी, आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से संदीप भाई की बात का जवाब देना चाहता हूं, फिर अपनी बात को रखूंगा। इन्होंने कहा हमें हमें पहले वाला हरियाणा नहीं चाहिए, 2014 से पहले वाला। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, एनसीआरबी के डेटा अनुसार 2014 से लेकर 2022 तक, यानी कि कुल मिला के 8 साल में 1 लाख के करीब किसानों ने आत्महत्या करी है, या और जिसमें किसान भी है, कृषि मजदूर भी हैं, जिनका सारा रिकॉर्ड एनसीआरबी के डेटा के अंदर है। अकेले 2022 का जो डाटा है 1 साल का, वो 11,290 लोग, जिनमें किसान प्लस मजदूर हैं। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा हरियाणा, हमें नहीं चाहिए ऐसा बीजेपी का लंबे जुमलों वाला हरियाणा, ठीक है। ये एनसीआरबी का। अब मैं आता हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला संदीप, 5 मिनट मेरे बीच में मत बोलना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब मैं आता हूं फसल बीमा योजना, जिसकी शुरुआत करी, धन्यवाद उसके लिए, इनका योजना की शुरुआत करी इन्होंने 2016 में, बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 तक 78 करोड़ के करीब किसानों ने आवेदन किया। 78 करोड़ में से जिन्होंने आवेदन किया अपने, और लाभ मिला केवल 22 करोड़ किसानों को मुआवजा मिला। कुल भुगतान हुआ 1.83 करोड़ रुपए। और जिसका सच्चाई है कि इसके अलावा 70% किसान आज भी लाइन में लगे हुए हैं। जिस एमएसपी का भाजपा ढिंडोरा पीट रही है, इनके नेता ढिंडोरा पीट रहे हैं, सच्चाई है कि जमीन पे किसानों को असली फायदा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के समय में किसान स्थिर और भरोसेमंद खरीद मिलती थी। आज अगर हम बात करें मंडियों में, अगर इतना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इतना इनका अच्छा ऐप है, तो मंडियों में भीड़ क्यों है, तोलने में देरी क्यों है, उठाने की समस्या क्यों है, और कई जगह तो भुगतान भी लेट है। मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 48 घंटे में पैसा मिल रहा है, लेकिन किसान फिर भी बार बार चक्कर क्यों काट रहा है, इस चीज के बारे में भी मैं जानना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपने एमएलए की ड्यूटी लगाई है मंडियों में, जो कल से आपको एमएलए भी हमारे दौरा करते दिखाई जाएंगे। साफ कहना चाहता हूं, एमएसपी के नाम पे ये छलावा है, किसानों के साथ उनको पूरा न्याय नहीं मिल रहा, उनको पूरा उनका हक नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज हमारे हरियाणा का खास तौर पर किसान हताश है, हैरान है, परेशान है कि आखिर वो कहां जाएं, तो जाएं कहां। तो इसके अलावा मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि बारिश और बाढ़ से जो नुकसान हुआ था, हरियाणा में 30 लाख एकड़ फसल खराब हुई, जिसमें तकरीबन 5.5 से 6 लाख किसान प्रभावित हुए, और मुआवजा 2025 में 52 करोड़ सिर्फ 22,617 किसानों को दिया इन्होंने। मेरे किसी भी आंकड़े को ये एनसीआरबी में चेक कर लेंगे, अपने पोर्टल में चेक कर लेंगे। और जिन बेचारे मजदूरों की देखने, चाहे आत्महत्या डेथ हुई, चाहे दुर्घटना से डेथ हुई, उन बेचारे मजदूरों का तो कोई अभी कुछ मिला ही नहीं है। अभी भी फसल बीमा, और जो इनकी जो फसल बीमा योजना है 2016 में, उसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद की इन्होंने शुरुआत करी, लेकिन मात्र 116 करोड़ क्लेम अभी भी पेंडिंग है। तो आप बताइए, क्लेम पेंडिंग, सुसाइड केस, अब क्या और क्या देंगे? ऐसा हरियाणा हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो माफ करो और हमारे किसानों को माफ करो। विजय रेड्डू जी, ठीक है, रेड्डू साहब। आयुष जी, आज का जो तत्कालीन मुद्दा है वो है किसान की फसल की बिक्री। रबी की फसल आ गई, किसान को फसल मंडी में लेकर के जाना है, और उसके लिए सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है वो सही है या गलत है, उसका मुद्दे को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो आयुष जी, इसमें जो पहली मेरी बात है,
सबसे पहली बात यह है कि जो किसान के लिए इन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया था, उसके ऊपर किसान को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसी को गेट पास मिलेगा, वही अपनी फसल बेचने का अधिकारी होगा, अन्यथा वो फर्जी किसान माना जाएगा। आज हरियाणा प्रदेश में लगभग 13 से 15 लाख एकड़ फसल गेहूं की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, और 7 से 8 लाख एकड़ सरसों की फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पेंडिंग है। उसके अनेकों कारण है। वो किसान कहां जाएगा? आपके चैनल के माध्यम से मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि वो इसका स्पष्टीकरण दे, आखिर वो किसान करे तो करे क्या, वो अपनी फसल को कैसे बेचे। और साथ में कहना चाहूंगा, तुरंत प्रभाव से इस पोर्टल को शुरू करने का काम करे, क्योंकि इन्होंने तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि उस पोर्टल को भी बंद कर रखा है, वो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा, तो आखिर वो रजिस्ट्रेशन क्या करेगा, कैसे करेगा। दूसरी बात, इन्होंने देखो अन्नदाता को सजा और चोर का मजा। अन्नदाता जो अपनी फसल लेकर के मंडी में जाएगा, उसके लिए अनेकों कानून लगा दिए। वो नंबर प्लेट का मिलान करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, 3 आदमियों को ऑथराइज किया गया है, चौथा आदमी नहीं आएगा, अनेकों प्रकार के कानून लगा दिए। आखिर वो जो गलत, मैं मानता हूं कि अवैध जो परचेजिंग होगी या सेल करेंगे लोग, उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन क्या एक ईमानदार व्यक्ति को कैदी बनाओगे और चोर को खुला छोड़ोगे? आप लोग भाई, आप लोगों ने चोर को तो खुला छोड़ दिया और एक ईमानदार व्यक्ति को कैदी बना दिया, उसके ऊपर इतने कानून लगा दिए, उसको पिंजरे में फंसा दिया। और जो माल बाहर से आता है, आप लोग कहते हो कि बाहर के स्टेट से आकर के, क्योंकि हमारे यहाँ एमएसपी रेट ज्यादा है इसलिए यहाँ बेचते हैं। बाहर से क्या, कहां से आता है वो माल? हेलीकॉप्टर से आएगा तो उसका भी पता लगेगा कि कोई हेलीकॉप्टर कहीं लैंड हो रहा है, या बॉर्डर क्रॉस करके आएगा तो उसका भी पता लगेगा कि बॉर्डर क्रॉस करके ट्रक आ रहे हैं भाई, बाहर के अनाज के लोड होकर के आ रहे हैं। आप अपने बॉर्डरों को सील नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने बॉर्डरों पर जो माल लेकर के आते हैं उसको रोक नहीं रहे हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार का बैन नहीं लगा रहे हैं। लेकिन किसान के ऊपर, जिसको बेचारा भोला भाला किसान, न उसको नेट चलाना आता है, न उसके पास ट्रैक्टर है, किराए के ट्रैक्टर होते हैं, मजदूर होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उसको शिकंजे में कस रहे हैं। और जो बड़े बड़े मालधारी है, आपने धान घोटाला देखा, कितने किसान निकले उसमें जिन्होंने फर्जी धान बेचने का काम किया होगा? कौन निकले? अधिकारी निकले, बड़े बड़े सेलर मालिक निकले। उनको वो लेकर के आते हैं बाहर से। आपको अपने बॉर्डर को सील करना चाहिए ताकि एक दाना भी बाहर का ना आए, और किसान को खुला छोड़ो, जब चाहे जब आओ, जब चाहे जब बेचो। उनके ऊपर टाइम बाउंड भी लगा दिया, कानून भी लगा दिए, तो ये किसान के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है उसी। इसलिए इंडियन नेशनल पार्टी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई अब टेक्नोलॉजी का सहारा इसलिए ले रहे हैं कि घोष परचेजिंग, रेडू साहब, जो हो रही है उसको रोकने के लिए भाई तकनीक का सहारा लेना तो जरूरी है ना। भी कैसे रोकेंगे फिर घोष परचेजिंग? यह कौन सी तकनीक है? आप जो है ना, अन्नदाता को तो पिंजरे में बंद कर रहे हो और जो चोर है उसको खुला छोड़ रहे हो। ये तो बड़ी तकनीक हुई भाई, ये तो कोई तकनीक हमारे तो समझ में नहीं आ रही, इसलिए हमने ये फैसला किया। आपने तकनीक अपनानी है, आप बॉर्डर के ऊपर अपनाइए भाई, बॉर्डर को क्रॉस, बॉर्डर को के ऊपर क्रॉसिंग लगाइए, वहां मत क्रॉस होने दो किसी को, वहीं रोक लो। कितने दिन की बात है? 20 ही दिन के लिए तो वहां पर अपने पहरेदार बिठाने हैं, अपनी पुलिस प्रशासन को लगाना है, फोर्स को लगाना है भाई, बाहर का कोई भी गाड़ी अंदर ना आए। उनको तो आप परमिशन दे रहे हो, एंट्री तो बाहर से होगी ना। अगर बाहर से एंट्री हो रही तो उसका कौन जवाबदार होगा? और अब भी होगी। आयुषी, मैं गारंटी देता हूं आपको, आपने किसान के ऊपर कानून लगाए हैं, ब्लैक मेलरों के ऊपर कानून नहीं लगाए, किसान के ऊपर कानून लगा रहे हो। और देखना अंत में फिर आप ये कहोगे कि हमारा अनुमान इतने लाख मीट्रिक टन का था और बिक्री इतने लाख मीट्रिक टन कैसे होगी, अनाज इतने लाख मीट्रिक टन कैसे पहुंचगा? वो होगा क्योंकि बड़े जो ब्लैक मेलर हैं वो आज भी खुले छोड़े गए हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। कह रहे हैं कि जहां पर होना चाहिए, जहां टैपिंग करनी चाहिए वहां कर नहीं रहे, दूसरी जगह कर रहे हैं, जिससे किसान को नुकसान है। ठीक है राकेश जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी करें। जी, मैं कह रहा था कि 28 लाख एकड़ धान की पैदावार के लिए मेरी फसल मेरे ब्यौरे पर पंजीकरण हुआ। तो वेरिफिकेशन जो करी, आप पोर्टल पे जाके डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, मेरे भाई सुधीर जी आप देख सकते हो, संदीप जी, 30 लाख की वेरिफिकेशन होगी। अरे भाई 2 लाख एकड़ कहां से आ गया? बताए ना। ये तो डिजिटल गुलामी की तरफ आप लेके जा रहे हो किसान को, डिजिटल गुलाम बना के उसको खेत से बाहर करने की कोशिश करी जा रही है। ये तो ऐसी योजनाएं आ रही हैं। दूसरी बात, 6 जिले ऐसे हैं जिनमें धान पैदा ही नहीं हुई, उनका पंजीकरण कर लिया, वो किस जिले में बिकी क्या उसकी आज तक जांच की गई? तीसरी बात, जो मंडी के अंदर धान, जो चाहे कोई भी फसल आती है,
उसको खरीदने वाले का जो है मेरे हिसाब में बायोमेट्रिक करना होना चाहिए। जब वो जो बोली कर रहा है उसको, जो बेच रहा है आड़ती उसका हो जाए। किसान का क्या दोष है? किसान तो अपनी फसल बेच लेके आया, किसान का दोष कहाँ है? किसान को तो केवल मैं इसको जो टोटली जो सिस्टम चल रहा है इसको डिजिटल गुलामी ही कहूंगा। ये डिजिटल गुलामी है, क्योंकि जिन चोरों को पकड़ना चाहिए, जिनके ऊपर केस दर्ज होने चाहिए, उनकी बजाय उनकी सजा जो है किसान को दी जा रही है। ये आज हकीकत है। दूसरी बात, मेरा भाई बता रहा था भी 116 मंडियां सरसों की जो है हमने तैयार कर दी। आप ये आंकड़ा भी लेके आए भी कितनी मंडियों में खरीद शुरू हो चुकी है, ये भी आप तथ्य दें। आप ये तथ्य दें कि कितनी मंडियों में कल से जो गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। भाई आप केवल अखबारी बात ना करें, आप जमीन। लेकिन राकेश जी, संदीप जी ये कह रहे थे कि मंडियों में क्योंकि एमएसपी से ज्यादा लोगों को, किसानों को मिल रहा है, इसलिए वो ऐसे ही बेच दे रहे हैं, इसलिए वो अभी उस पर एमएसपी पर जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एमएसपी से ज्यादा मिल रहा है सरसों पर। नहीं नहीं नहीं, एमएसपी तो इस बार जो है थोड़ा सा ईरान इराक की लड़ाई के कारण थोड़ा जो वो हुआ। जी चलिए, राकेश जी से फिर संपर्क टूट गया। संदीप जी, ये किसान इससे कह रहे हैं परेशान ज्यादा हो रहे हैं तकनीक से, उनको नुकसान ज्यादा होगा, बल्कि जहां पे टैपिंग करनी चाहिए वहां आप कर नहीं रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आयुष जी देखिए, मैं पहले इनेलो के जो साथी प्रवक्ता हैं उनकी बात का जवाब देता हूं। वो दो बातें बोली, दोगली बातें उन्होंने बोली। उन्होंने एक बात बोली कि बाहर के लोग आते हैं और हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल बेचते हैं, तो इसके लिए सरकार कोई प्रावधान नहीं कर रही। दूसरी बात, ये जो हमने डिजिटल चीजें हमने की हैं, चाहे हम बायोमेट्रिक की बात की है, चाहे ट्रैक्टर ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन की बात की है, चाहे गेट पास की बात की है, ये इसका विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनेलो पार्टी ये क्लियर करे कि ये आखिर चाहते क्या है। नहीं, वो ये चाह रहे हैं कि किसानों के ऊपर मत थोपिए। बोल रहे हो कि ये तो नहीं, संदीप जी वो ये कह रहे हैं कि आप ये किसानों के लिए मत करिए, ये जो कर रहा है आप उनको रोकने की कोशिश करिए ना। कोई किसान लेकर के तो एक्स्ट्रा फसल आया नहीं, जो लोग ला रहे थे आप उनको टैप करिए, आप नाके लगाइए, बॉर्डर्स जहां से भी लगते हैं अलग अलग स्टेट से आप उसको सिक्योर करिए। ये किसान को क्यों उलझा रहे हैं इस चक्कर में? देखो, मैं आपको बता रहा हूं, नाके लगाने की जरूरत ही नहीं है। सरकार ने कहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन होगा, मंडी में गेट पास मिलेगा, तीन लोगों का प्रावधान किया है, उसका बायोमेट्रिक होगी। तो किसी प्रकार से इस तरीके की कोई चीज होगी नहीं कि जिससे हमारे किसान भाइयों को। तो कह रहे हैं कि पोर्टल पे ही गलत चढ़ जाता है, कह रहे हैं पोर्टल पर ही जब गलत हो जा रहा है, चढ़ जा रहा है, तो फिर उसमें अधिकारियों की संलिप्तता, उसको कैसे रोकेंगे? बता रहा हूँ, एक एक करके सभी के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोला था। आप थोड़ी तसल्ली से एक एक बात को सुन लीजिए। दूसरी बात, कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने का मैं एक चीज पे धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो हमारी योजना उसकी तारीफ की, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन दूसरी बात, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब इस तरीके की सुविधाएं नहीं थी, जब इस तरीके की योजनाएं नहीं थी, उस समय क्या होता था? उस समय किसानों को 2-2 रुपए के चेक बांटे जाते थे। आयुष जी, इनकी याददाश्त कमजोर है, लेकिन हम जनता को भूलने नहीं देंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी 2005 से लेकर 2014 तक, इन्होंने किसानों को मुआवजे के रूप में 10 साल में सिर्फ 1100 करोड़ रुपया दिया। फिर से दोहरा देता हूं, 2005 सुन ली मैंने आपकी बात। हुड्डा सरकार जो दिया आपको इतना मैं बता देता हूं, उस समय किसान हताश नहीं था, सुन लीजिए, करके बता रहा हूं। आपकी सरकार में ये 14 में एक मिनट सरकार बनी। सुमित गौड़ जी, अभी सुन लीजिए, सुमित जी आपकी बात को उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना था ना, अभी सुनिए आप। माननीय मुख्यमंत्री नहीं, अभी सुन लीजिए, ठीक है। अब आप वो जुमला है या क्या है वो तो किसान तय करेगा ना सुमित जी, आपके कहने से थोड़ी ना। लेकिन अभी जब आप बोल रहे थे तो आप ये उम्मीद कर रहे थे कि सुमित जी आपको न टोके, तो प्लीज अभी आप भी, ठीक है सुमित जी सुन लीजिए, आरोप लगाया है ना तो उसका जवाब भी तो सुनिए ना, फिर अपने समय में उसका जवाब दीजिएगा, अभी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। करते थे, इस प्रकार से किसानों की फसल है वो खेतों में सड़ जाया करती थी, किसानों को मंडी तक पहुंचने तक नहीं दिया जाता था। अब आप किसानों की हिमायती बन रहे हो,
किस तरीके के झूठे आंकड़े आपने यहाँ पे बैठ के मैंने योजनाओं की तारीफ एक करी है, आंकड़ा लेकिन आपका योजनाओं का झूठा है। मैं implementation तो है आपको ही बता नहीं। रहा हूँ, योजनाओं का हमारी नाम तो सरकार दे ने दिया, जो योजनाएं सुनहरे लागू अक्षरों की है, में, उन लेकिन उसको योजनाओं को implement नहीं कर जमीनी रहे। स्तर के ऊपर उतारा अब है। ना केवल ये किसान, नायब सैनी जी सभी की परेशान सरकार हैं है देश में आज। जो 48 घंटे के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों को 48 घंटे के अंदर नहीं संदीप जी, 48 और 72 घंटे में भी पेमेंट तब होता है ना जब वो उठान होता है। लिफ्टिंग ही नहीं हो रही है, बारदाने की कमी है, ये भी तो आरोप लगा रहे हैं ना कि अब फसल पहुंच जाती है मंडी में, आपने उसकी खरीद कर ली, उसके बाद उसकी लिफ्टिंग ही नहीं हो रही है। जब तक लिफ्टिंग होगी नहीं तब तक वो पेमेंट नहीं जाता किसान के खाते में। किसानों को लूटने की योजनाएं बनाई थी, संदीप हमने भाई किसानों को उनके संदीप अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। हिंदुस्तानी वाली बातें करो, ये पार्टी वाली असाइड करो, आप बात करो देश से। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बातें रख रहा हूँ आपके सामने। नहीं गौर साहब भाई, ये पार्टी लाइन की तो बात रखें, तो पार्टी की बात तो आप भी कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप कांग्रेस पार्टी से इतर कोई बात करेंगे। ठीक है, ना सुमित जी ऐसे आपकी सरकार ने किसानों को लूटने का काम किया था, मैंने बताया 10 साल। ठीक है, लेकिन सुमित जी जो टेक्निकल बातें थी ना उसका जवाब चाह रहे हैं ना। देखिए किसान नेता ने भी वही बात उठाई कि भाई पोर्टल पर ही अगर गलत रजिस्टर्ड हो जा रहा है, ऐसे जिले जहां पर होता ही नहीं धान, अगर वो रजिस्टर्ड हो जा रहा है तो ये कैसे करेंगे आप? ये घोष परचेजिंग सिर्फ ऐसे नहीं हो रही ना कि बाहर से आ गया यहां पर गेहूं या धान आकर के बिक गया। ये पोर्टल से ही इसकी शुरुआत होती है, अधिकारियों के संलिप्तता और बहुत सारी चीजें इसके अंदर। उसको कैसे टैप करेंगे? सब कुछ उठा के किसानों पे डाल दिया आपने, अब किसान परेशान है। आयुष जी इनको एक बार शांत कीजिए, मैं बता रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले मेरे भाई को 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने सभी किसानों के साथ मीटिंग करके स्पष्ट निर्देश दिए हैं आपके इनकम टैक्स किसानों का एक दाना खरीदा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं। ठीक है, एक मिनट, जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। की व्यवस्था का ध्यान रखें, हमारे किसान भाइयों को। सुमित जी जवाब सुनिए भाई। सुमित जी देखिए, फिर आपके समय में भी ऐसा इंटरप्शन आएगा ना, फिर उम्मीद मत करिएगा कि आपको भी बोलने का मौका मिले उसी तरह से, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको अनइंटरप्टेड बोलने का मौका मिले, लेकिन अगला जब जवाब दे रहा है तो आप उसको बराबर इंटरप्ट कर रहे हैं ना। ऐसे थोड़ी ना होता है। आपकी बात भी समझ में नहीं आ रही ना, संदीप जी की बात समझ में आ रही है ना, राकेश जी की बात समझ में आ रही है। भाई समझने दीजिए ना कि उसका जवाब है क्या, कि बीच बीच में बोल बोल करके उसको खराब ना करें ना। एक मिनट जवाब आने दीजिए ना पहले। सरकार 24/7 और किसानों के साथ खड़ी है। किसान भी कांग्रेस के भ्रम में नहीं आएंगे, विपक्ष के भ्रम में नहीं आएंगे। किसानों को पता है कि उनकी देश है, वो नायब जी की सरकार है, वो भाजपा की सरकार। आगे संदीप हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी हटा दो, संदीप बीजेपी लिख दो। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी तो चीनी लोगों के दलाल हो, लगा लूं, अरे लेकिन आप आप तो चीनी पाकिस्तानी लोगों के दलाल हो। क्या बात कर रहे हो सुमित गौड़ जी? आप आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप पर्सनल बातें मत कीजिए, डिबेट की बात कीजिए, किसानों की बात कीजिए, मुद्दों से नहीं। लेकिन गौर साहब देखिए, वो तो ये कह रहे थे कि आप लोग अपने समय में 2-2 रुपए के चेक देते थे और आप कह रहे हैं कि आप किसान के हितैषी हैं, तो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। और 2-2 रुपए के चेक लेके बैठ भी जाते हैं, डिबेट में दिखाने भी लग जाते हैं कि देखिए 2 रुपए का चेक देते थे ये तो कांग्रेस वाले, और आप कह रहे हैं आप किसान हितैषी हैं। सुमित गौड़ जी, आयुष जी क्या कहा आपने? वो ये कह रहे हैं कि आप कितने किसान हितैषी थे कि 2-2 रुपए का चेक बांटते थे किसानों को, और आज आप किसानों की इतनी चिंता कर रहे हैं। आयुष जी मैं कह रहा हूँ 2 रुपए का नहीं, चाहे 1 रुपए का दिया हो। हमारे टाइम में इतनी आत्महत्या हुई तो बताओ, इतने किसान और इतने खेती वाले मजदूर मरे तो बताओ। हमारे टाइम का मुआवजा उठाओ। नहीं, अब 10 साल का समाप्त करके आप तो भाई 2004 से 2014 तक का भी किसानों की आत्महत्या का डेटा निकाल करके अभी दे देता हूं मैं आपको। ऐसा नहीं है, किसान ऐसा नहीं कि बहुत संपन्न हो गया था। किसान हमेशा से परेशान रहा, चाहे आपकी सरकार हो या कोई भी सरकार हो। अगर किसान आपसे इतना ही संतुष्ट होता तो हो सकता है कि आप आज भी सत्ता के अंदर बैठे होते सुमित जी, लेकिन ऐसा है नहीं ना। उसी किसान ने वोट करके आपको सत्ता से बाहर भी कर दिया, तो इसका मतलब तो ये कि किसानों की आप भी हितैषी तो नहीं थे, और अगर हितैषी होते तो किसान आज आपके साथ होता। गौड़ साहब काम किया था, किसानों को लूटने का काम किया था। यहाँ आके झूठी बातें बोल रहे हैं, जनता में भ्रम फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। के करीब धरती एक्वायर हो चुकी है, अलग अपना धंधा बदलने के लिए। दोनों देख लिया बीजेपी की पॉलिसी, बीजेपी का सपोर्ट सिस्टम। नहीं ठीक है, छुपा नहीं है किसानों। लेकिन सुमित जी भाई किसान के लिए बहुत अगर बेहतर आपने इतनी चिंता की होती तो किसान आपका साथ नहीं छोड़ता ना। गौड़ साहब मुझे ये बताइए ना, अगर किसान को आप एमएसपी दे रहे होते, किसान की फसल को आपने सही खरीदा होता, किसान को उचित मुआवजा आपने दिया होता, तो किसान आपका साथ क्यों छोड़ देता?
किसान ने तो हमें भर भर के वोट दिए, जितने लोग बॉर्डर पे थे ना, सरकारी नौकरियों में थे, जब वोट की जब गिनती चल रही थी, जब तक अच्छा, वो बैलेट वाला जो वोट था वो वही किसान का था। और जैसे इनका नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम में किसी किसान ने वोट डाला ही नहीं। अरे सुमित जी, फिर देखिए, आप फिर यही है ना, अभी आप हिंदुस्तानी जी को हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान की बात बता रहे थे, और यहाँ अब आप पार्टी की बात करने लग गए, किसान से इतर। अब आप किसान से इतर पार्टी की बात करना शुरू कर दिया आपने। ग्राउंड सर्वे जो होता था ना। अरे सुमित जी, अब ये पार्टी की बात नहीं है, ये पार्टी की बात नहीं है। अभी तो आप बता रहे थे कि आप हिंदुस्तान की बात करिए, किसान की बात करिए, पार्टी की बात नहीं है कि बैलेट में आप आगे थे और ईवीएम में पीछे हो गए। अब इसका कोई जवाब नहीं है ना। ईवीएम केवल बैलेट पे ही खाली किसान वोट करता है, ईवीएम पे नहीं करता किसान वोट। नहीं, आप बताइए, जो इंसान बॉर्डर पर है, जो सरकारी नौकरी में है, वो कांग्रेस को वोट दे रहा है। कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, किसान की बात कर रहा हूं। गांव में, अरे किसान की बात करिए ना, किसान ने वोट क्यों नहीं किया आपको भाई? किसान ने वोट क्यों नहीं किया आपको? अगर आप किसान के इतने हितैषी थे, किसान के अगर इतने हितैषी थे, तो गौर साहब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को ही लागू कर दिया होता आप लोगों ने, वो भी नहीं किया आपने। हरियाणा का स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था क्या? किसान के हितैषी थे अगर इतने, गौर साहब आप यहाँ अभी विपक्ष में जो भी पार्टी होती है ना, वो किसान की हितैषी हो जाती है। कल भारतीय जनता पार्टी होगी, वो भी हितैषी हो जाएगी कांग्रेस की, किसान की। जो विपक्ष में बैठता है वो किसान हितैषी हो जाता है, जो सत्ता में आता है वो किसान विरोधी हो जाता है। चलिए ठीक है देश और रेणु साहब, अभी रेणु साहब ठीक है, एक मिनट। संदीप जी ठीक है, संदीप जी अब ठीक है, अब आपने बोल दिया। संदीप जी हो गया, संदीप जी हो गया। रेणु साहब, अभी रेणु साहब किसान, जवान, युवा, महिला, रेणु साहब, जब भी चुनाव संदीप हिंदुस्तानी, विजेंद्र रेणु जी, विजेंद्र रेणु जी, सुमित जी, संदीप जी प्लीज, सुमित जी और संदीप जी प्लीज, हो गया, आप लोगों ने बहुत समय ले लिया, अब दूसरों की भी बात को आने दें। ऑडियो को डाउन कर दे, दोनों के ऑडियो को डाउन करें, चर्चा डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। विजेंद्र रेड्डी जी बात रखें। पेट्रोल पंप पर लाइन लगी पड़ी है। विजेंद्र रेड्डी जी बात रखें। टाइम खराब ना करें, हमें भी कृपया टाइम दें, हमें अपनी बात रखनी है। जी देखना किस प्रकार से उलझ रहे हैं दोनों ही ये लोग किसान विरोधी। अभी हमारे बीजेपी वाले साथी थे, उन्होंने मेरी बात को दोगली बात बताने का काम किया। मैंने कौन सी दोगली बात की है, मैं उसको क्लियर कर दूं। मैंने कहा है कि आपने चोर को खुला छोड़ दिया और अन्नदाता को पिंजरे में रोकने का आप काम कर रहे हैं। जो लोग बाहर से ला करके माल यहाँ बेचते हैं, उनको रोकने का काम करना चाहिए। बाहर से सामान आ रहा है, उसको रोकने के लिए आप ये कानून बना रहे हैं। मुझे जरा समझाइए, हम आपके जो दर्शकगण हैं उनको मैं बताने का काम कर रहा हूं कि भाई जब आप ट्रैक्टर ट्रॉली का नियम लेकर के आगे, वो उसका वेरिफिकेशन होगा, उसकी नंबर प्लेट होगी, और बॉर्डर से अभी आपके सामने आपके चैनल के ऊपर कहा है, वही बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा है, और बीजेपी का प्रवक्ता सरकार की बात कह रहा है कि बॉर्डर के ऊपर कैपिंग करने की, वो टेप करने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर को रोकने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर खुला रहेगा, बॉर्डर से कितने भी ट्रक अंदर आए, लेकिन मंडी में ट्रॉली की, ट्रैक्टर की जांच की जाएगी। भाई वो बाहर का ट्रक अंदर आ गया, अपने गोदाम में चला गया, और वहां से रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की ट्रैली में भर भर के बोरियां वो मंडी में बेची जाएंगी, तो ट्रैली का तो वेरिफिकेशन करवा देंगे, क्योंकि उनके तो बड़े लंबे हाथ, उनके पास ट्रैक्टर भी बहुत है, ट्रॉलियां भी बहुत है, और उनके मिलने जुलने वाले भी बहुत है, वो तो बेच जाएंगे। जिस प्रकार से धान घोटाला हुआ, उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा गेहूं घोटाला होने की तैयारी सरकार और सरकार के जिम्मेवार व्यक्तियों के द्वारा की जा रही है। आयुष जी, इस स्टेटमेंट से मुझे ये लगता है कि बॉर्डर नहीं रोके जाएंगे, बॉर्डर खुले रहेंगे, और अंदर में किसानों को जो है ना शिकंजे में कसा जाएगा, उनको वेरिफिकेशन भी करवानी होगी, उनके नंबर प्लेट भी होगी, और इस तरह की इतने अनेकों प्रकार के कानून बना करके, यानी कि अन्नदाता को की वेरिफिकेशन होगी, अन्नदाता को जांचा जाएगा, उसके ऊपर सभी कानून लागू होंगे, लेकिन बॉर्डर खुले रहेंगे। तो भला आप किस प्रकार से उनको रोक पाएंगे? ये बात आपके सबके सामने है। जिस प्रकार से 5,000 करोड़ से ऊपर का धान घोटाला हुआ था, और उसमें जब जांच की सरकार ने, और जब उनकी वेरिफिकेशन हुई, तो बड़े बड़े राइस मिलर, बड़े बड़े अधिकारी उसमें संलिप्त पाए गए। कोई ट्रैक्टर ट्रैली पाई क्या उसमें संलिप्त? आयुष जी, अगर ये लोग समझे थोड़ा
कि भैया आखिर तुम क्या बोल रहे हो चैनल के ऊपर, किसी ट्रैक्टर की ट्रैली मिली क्या वहां पर? कोई ट्रैक्टर मिला के जो अवैध रूप से वहां पर वो लेकर के आया था, वही तो मिले ना अधिकारियों को। किसान पकड़ा गया क्या उसमें? वही हाथ बीच में गेहूं होगा, गेहूं का घोटाला होगा। और इसी प्रकार से इन्होंने बड़े बड़े लोगों को एक इनडायरेक्ट रूप से परमिशन दे दिए कि आप अपना काम कर लीजिए। जब तक किसान करके आएगा, जब तक किसान इन नियमों में उलझा रहेगा, आंदोलन करता रहेगा, हाय हमें बचाओ, हम ऐसे कानून कैसे पूरे करेंगे, तब तक तो वो लोग बेच करके निकल चुके होंगे। आयुष जी, किसान को उधर नहीं तो होना आंदोलन में क्या उलझा चाहिए दिया। रेणु साहब, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि पिंजरे में कैद करने का काम है, सरकार ये कह रही है कि हम इसको टैप करने के लिए कर रहे हैं कि घोष परचेजिंग ना हो, तो फिर क्या होना चाहिए? किसान भी परेशान ना हो, घोष परचेजिंग भी ना हो। हाँ बिल्कुल आयुष जी, बहुत बढ़िया प्रश्न, और मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ। सरकार के पास बहुत तंत्र है। अगर सरकार ईमानदारी से सही से खरीद करना चाहती है तो हमारे प्रदेश के जितने भी बॉर्डर हैं उनको जो है ना टेप किया जाए, वहां से कोई भी किसी भी प्रकार का गेहूं हरियाणा प्रदेश के अंदर एंट्री नहीं होना दिया जाए, और किसान के इन सारे नियमों को हटा दो। किसान को बोलो फटाफट फसल निकालो और अपनी बेचो, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई कानून नहीं, लेकिन बॉर्डर से कोई भी किसी प्रकार का एक बोरी भी अंदर नहीं आना चाहिए। यही एक तरीका है और यही इसी तरीके से सफलता होगी। किसान के ऊपर आपने जितने भी कानून लगाए हैं उतना ही ज्यादा बड़ा घोटाला गेहूं का आपके सामने आने वाला है, और वो आएगा। इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी हर मंडी में अपने किसान कष्ट निवारण केंद्र अभय सिंह के निर्देशानुसार खोलने का काम किया है, जो कल से ही अपने कार्यरत हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, और वो सारी समस्याएं हम इकट्ठी करके फिर आपके चैनल पर आपके सामने लेकर के आएंगे, और सरकार को चेताने का भी काम करेंगे किस किस प्रकार की समस्याएं सरकार किसान के सामने आ रही हैं। जो एक आम अनपढ़ किसान है, जो 60 साल का किसान है, उसका अंगूठा मैच नहीं होगा। किसी ने किराए का ट्रैक्टर लिया है, उसकी नंबर प्लेट मैच नहीं होगी। किसी की महिला जो है ना बीमार होगी, किसी का जो व्यक्ति जिसके नाम रजिस्ट्रेशन ट्रैक्टर का था वो एक्सपायर हो चुका है, कोई इतना बीमार है कि वो आ नहीं सकता, उन सबको परेशानी में डाला जाएगा। और लेकिन जो तो रेणु साहब, आप लोग चूंकि खुद मंडी में मौजूद रहेंगे तो उम्मीद करेंगे कि कम से कम समस्याओं का जो समाधान है वो भी होता रहे और आप लोग बताते रहें। ठीक है राकेश जी। राकेश जी जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा लेके आई थी उसमें बड़ा स्पष्ट इन्होंने किया था कि मेरी फसल मेरे ब्यौरे से हमें यह पता लग जाएगा कि किसान ने कितनी फसल पैदा की है, उसकी व्यवस्था मंडी के अंदर कर लेंगे। ये इसका संदेश बड़ा क्लियर था। पर इसका हुआ क्या? वेरिफिकेशन के आज यदि वेरिफिकेशन आपकी सही हो जाती है तो फिर डुप्लीकेट या ये धान कहां से आ जाएगा या दूसरी फसल कहां से आ जाएगी बाहर से? फिर ये जो आज बायोमेट्रिक करने की जरूरत पड़ी तो क्यों करेंगे? उसके पीछे क्या बात है? ये केवल हवाई बातें करने में कुछ नहीं रखा। आपने यदि सही करना है तो आप फसल की वेरिफिकेशन सही कर लें। दूसरी बात, यदि बायोमेट्रिक करनी भी है आपने तो आप उनकी करें ना जो घोटाले करते हैं। किसान को सजा क्यों दे रहे हो? करें आप बायोमेट्रिक, हम नहीं रोकेंगे आपको। आप आड़ती की बायोमेट्रिक करें, आप जो जाली जो गेट पास काटते हैं अधिकारी उनकी बायोमेट्रिक करें। आप जो यदि बायोमेट्रिक करनी है तो आप उनकी करें, जो बोली करते हैं अधिकारी उनकी करें। आपका स्पष्ट हो जाएगा सारे का सारा। आप किसान को क्यों इतनी सजा देने पे लगे हुए हैं? नहीं राकेश जी, ये असल समस्या शुरू कहां से होती है? क्योंकि ये जो हम लोग देख रहे हैं घोष परचेजिंग जो होती है या जो अनाधिकृत हम लोग कह सकते हैं कि जो फसल है वो आके बिक जाती है, इसकी असल समस्या जड़ है कहां पर असल में? इसकी असली जड़ है, मैंने बताया कि मेरी फसल मेरे ब्यौरे पे 28 लाख एकड़ पंजीकरण हुआ तो 30 लाख वेरिफिकेशन कैसे हुआ? उन अधिकारियों के खिलाफ सजा क्यों नहीं दी गई अभी तक? उनके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज किया बताएं मेरे को। अपना बुद्धिराज हिंदुस्तानी जी, सॉरी संदीप जी, मेरे को बता दें कि 2 लाख एकड़ के ऊपर क्या है आज तक सरकार ने क्या फैसला लिया वो बता दें, हमें जनता को बता दें। संदीप जी, ये पोर्टल से ही दिक्कत शुरू हो रही है। आप दूसरी जगह टैप कर रहे हैं, उससे किसान परेशान हो रहा है। नाके लगाइए, बाहर से आए ना, और फसल पर कैसे मेरा फसल मेरा ब्यूरो पे कैसे अपलोड हो जा रहा है? ये वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है? आयुष जी, एक्चुअली पोर्टल से दिक्कत नहीं है, इन लोगों को ट्रांसपेरेंसी दिक्कत है, पारदर्शिता से दिक्कत है, पारदर्शिता से दिक्कत है विपक्ष को। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो संदीप जी, ये ट्रांसपेरेंसी वाली दिक्कत नहीं ना, ये धान की परचेज में दिक्कतें तो आई ना। आप ये इनेलो के दो प्रवक्ता ने यहाँ पे बातें रखी, उन्होंने फिर से भ्रम और अफवाहें फैलाने की कोशिश की। उनका एक तरीके से ये कहना है कि अगर बॉर्डर को सील नहीं किया गया
तो हरियाणा के किसानों की फसल नहीं खरीदी जाएगी, बाहर के किसान यहाँ के उन्हीं की फसल वो अपनी बेच पाएंगे, हरियाणा के किसान अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे, मंडियों तक उनकी फसल नहीं पहुंच पाएगी। संदीप जी, मेरी ये इनेलो के प्रवक्ता ने कहा है, इनका सिर्फ ये कहना है कि 28 लाख एकड़ से बॉर्डर को 30 सील कर लाख दिया एकड़ के जाए। ऊपर क्या कार्रवाई की देखिए, आपने? इनेलो का डिजिटलाइजेशन में, पोर्टल में, ट्रांसपेरेंसी में, पारदर्शिता में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। इनको ये तो समझना ट्रांसपेरेंसी रही चाहिए कहाँ कि ना संदीप जितनी भी जी? चीजें संदीप जी सरकार कहाँ की तरफ से ट्रांसपेरेंसी की गई रही? है, अगर ये ट्रांसपेरेंसी किसानों होती के हितों को तो ये ध्यान घोष में रख के परचेजिंग की हुई गई क्यों? है। मुझे एक बात इससे बताइए ना, पहले मेरा जो फसल प्रॉब्लम आई, मेरी फसल उस मेरा ब्यौरा प्रॉब्लम का पोर्टल ऐसा तो सोल्यूशन है किस नहीं कि तरीके आपने से इस किया बार ही जा शुरू सकता किया है, है। उसी को एक ध्यान में लंबी रखते एक्सरसाइज हुए के बाद ये आप इसको चीजें लेकर की के आए जाएगी। संदीप जी, लेकिन और उसके ये बाद किसी भी अगर भी घोष दिक्कत है, परचेजिंग की समस्या बनी हुई है और आपको वेरिफिकेशन दोबारा से करवाना पड़ रहा है, बायोमेट्रिक करवानी पड़ रही है, ट्रैक्टर को वेरीफाई कराना पड़ रहा है, ट्रॉली को वेरीफाई कराना पड़ रहा है, तो फिर समस्या का समाधान कहाँ हुआ? आपने जवाब दिया किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पे, कोई बड़ी आपने समस्या है। जवाब दिया किसानों के बाढ़ वाले मुद्दे पे, एक एक करके आपने बोलिए, जवाब दिया एक किसानों एक के करके मुआवजे बोलिए। पे, सुमित कोई गौड़, जवाब आप नहीं बताइए दिया। आपने बस 10 साल में कितना मुआवजा दिया किसानों को? सुमित किसानों गौड़, के आप लिए क्या बताइए किया? आपने 10 साल में किसानों को आत्महत्याओं से कितना बचाने के लिए मुआवजा क्या दिया? किया? मैं बताता हूँ, आपने बताइए, मात्र बताइए, 1100 बता करोड़ तो रहे हो, किसानों आप लोग को 12 दिया। साल से हमने इस देश 10 की साल जनता में को 16,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डायरेक्ट डाला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से डाला। बताइए अब नहीं संदीप जी, मुझे ये बताइए ना कि ये मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का क्या लाभ हुआ? अगर अगर लाभ था मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का, तो फिर ये बायोमेट्रिक की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपके बहकाव में नहीं आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है। चलिए, ये चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि अब फसल खरीदी आप देख रहे हैं कि लगातार हो रही है और कल से गेहूं की भी जो फसल है उसकी भी खरीद की शुरुआत होने वाली है। लेकिन इस फसल खरीदी को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल यह भी है कि जो किसान है उसकी जो फसल है वो सुचारू रूप से कैसे इन मंडियों में खरीदी जाए, इसकी भी सुनिश्चितता कैसे की जाएगी, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के